Hello students, welcome in Arkia online coaching class. I am Dr. Prashant and today here we are discussing to the mechanism of urine formation. तो यहाँ पे हमें आज देखना है mechanism of urine formation के बारे में. You know that the mechanism of urine formation, this process can operate in 3 steps. The first step is called as ultrafiltration, second one is selective reabsorption and third one tubular secretion. Mechanism of urine formation, ये जो घटना घटती है हमारे किडनी के अंदर, ये 3 स्टेप्स में ऑपरेट होती है. पहला जो स्टेप्स है उसका नाम है अल्ट्राफिल्ट्रेशन, सेकंड जो स्टेप है सेलेक्टिव रिएब्सॉर्प्शन एंड थर्ड जो स्टेप है वो है ट्यूबुलर सिक्रेशन. तो यूरिन फॉर्मेशन ये प्रक्रिया किस तरह से किडनी के अंदर ऑपरेट होती है यह हमें थोड़ा विस्तार से यहाँ पे देखना है. तो इसका जो पहला स्टेप है ये है अल्ट्राफिल्ट्रेशन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अल्ट्राफिल्ट्रेशन? यू नो दैट द फिल्ट्रेशन ऑफ ए ब्लड इन ग्लोमेरुलर कैपिलरीज ड्यू टू हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इट्स कॉल्ड एज अल्ट्राफिल्ट्रेशन. जो खून है उसके अंदर जल यानी पानी यानी वाटर मौजूद है और इस वाटर का कंसंट्रेशन प्रमाण खून के अंदर ज़्यादा है. यही जल है जो क्रिएट कर रहा है खून के अंदर प्रेशर, यानी खून का जो प्रेशर बढ़ा है वो उस खून के अंदर ज़्यादा पानी होने की वजह से बढ़ा है. पानी ने जो प्रेशर बढ़ा है उसे हमने नाम दिया है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. और ये जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो क्रिएट हुआ है ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के अंदर, उसी वजह से यहाँ पे ब्लड का फिल्ट्रेशन हो रहा है और इस प्रणाली को, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे अल्ट्राफिल्ट्रेशन. सो द फिल्ट्रेशन ऑफ ए ब्लड इन ग्लोमेरुलर कैपिलरीज ड्यू टू हाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज कॉल्ड एज ए अल्ट्राफिल्ट्रेशन. अल्ट्राफिल्ट्रेशन नामक जो घटना इस ग्लोमेरुलस के अंदर ऑपरेट होती है वो किस तरह से ऑपरेट होती है? यू नो दैट दिस अल्ट्राफिल्ट्रेशन प्रोसेस कैन ऑपरेट अक्रॉस ए 3 यूनिट्स. अल्ट्राफिल्ट्रेशन नामक घटना ये घटती है 3 यूनिट को, 3 मेम्ब्रेन को क्रॉस करके. उसमें का पहला जो यूनिट है उस यूनिट का नाम है एंडोथीलियम. अब ये एंडोथीलियम क्या है? यू नो दैट ए कैपिलरी नेटवर्क डेवलप फ्रॉम दिस एफरेंट आर्ट्रियोल. सो दिस इज द एफरेंट आर्ट्रियोल. ये है यहाँ पे एफरेंट आर्ट्रियोल और एफरेंट आर्टरियोल का काम है खून लाना फिल्ट्रेशन के लिए. सो दिस इज द एफरेंट आर्टरियोल. ये क्या कर रहा है? खून ला रहा है फिल्ट्रेशन के वास्ते. Here is a formation of 50 capillary network from afferent arteriole called as a glomerulus. Afferent arteriole से तैयार हो रही है 50 कैपिलरीज और ये जो 50 कैपिलरीज afferent arteriole से तैयार होती है उन्हें कहा जाता है glomerulus. This glomerulus is located in a cup-shaped structure. This cup-shaped structure is called as a Bowman's capsule. यहाँ पे ये जो ग्लोमेरुलस है ये बैठा है, ये जो कप जैसे दिखने वाला स्ट्रक्चर उसके अंदर, उसे कहा जाता है बाउमन्स कैप्सूल. दिस बाउमन्स कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस दे आर कलेक्टिवली नोन एज ए रीनल कार्पसल्स और माल्फिजियन बॉडी. ग्लोमेरुलस और बाउमन्स कैप्सूल, ये है बाउमन्स कैप्सूल और ये है 50 कैपिलरी का नेटवर्क जिसका नाम है ग्लोमेरुलस. इन दोनों को मिला के हम इसे कहेंगे रीनल कार्पसल्स या इसे हम कहेंगे माल्फिजियन बॉडी. इसका नाम माल्फिजियन बॉडी क्यों दिया है? यम माल्फी नामक साइंटिस्ट थे, मार्सिलो माल्फी जिनका पूरा नाम है. ये मार्सिलो माल्फी नामक साइंटिस्ट ने इस स्ट्रक्चर का डिस्कवरी किया है. सो इन ऑनर्स ऑफ हिम द नेम इज गिवन इट एज ए माल्फिजियन बॉडी.
एम माल्फी नामक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसका डिस्कवरी किया है। इसी वजह से उनका सम्मान करने के वास्ते यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को नाम दिया है माल्फिजियन बॉडी। तो जो खून है वो एक ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के अंदर लाने का काम एफरेंट आर्ट्रियोल कर रहा है। ग्लोमेरुलस की निर्मित एफरेंट आर्ट्रियोल से होती है। You know that afferent arteriole arises from the renal artery। और रीनल आर्टरी का काम है किडनी को खून का सप्लाई करना। The renal artery arises from the dorsal aorta and dorsal aorta arises from the heart। यानी हमारा जो दिल है, हार्ट है, उससे एक बड़ी सी ब्लड वेसल निकलती है। उस ब्लड वेसल का नाम है डॉर्सल एवर्टा और इस डॉर्सल एवर्टा से किडनी को खून सप्लाई किया जाता है रीनल आर्टरी द्वारा। रीनल आर्टरी जब किडनी के अंदर आ जाती है तो उससे निकलती है बहुत सारे ब्लड वेसल्स जिनका नाम है एफरेंट आर्ट्रियोल। उनमें से मैंने यहाँ पे एक लिया है, एक एफरेंट आर्ट्रियोल, और इसी एफरेंट आर्ट्रियोल से तैयार होता है ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस के अंदर जब खून आ जाता है तो उस खून का फिल्ट्रेशन होना है। लेकिन मैंने आप लोगों को बताया था यहाँ पे कि जब फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होती है तो ये अक्रॉस द 3 यूनिट होती है, अक्रॉस द 3 मेम्ब्रेन्स होती है। तो यहाँ पे जो पहला मेम्ब्रेन है वो मेम्ब्रेन कौन है? तो यहाँ पे ये है कैपिलरी, दिस इज द ब्लड कैपिलरी और ग्लोमेरुलर कैपिलरी। ये कैपिलरी का है बेसमेंट मेम्ब्रेन, दिस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ कैपिलरी। ओके, यू नो दैट द कैपिलरी इज लाइन्ड विद द हेल्प ऑफ ए सेल्स। कैपिलरी जो है वो लाइनड है कोशिकाओं से। तो यहां पे देख लीजिए जो कैपिलरी है, कैपिलरी इज लाइनड विद द हेल्प ऑफ ए एंडोथेलियल सेल्स। सो दीज आर द एंडोथेलियल सेल्स present internally on the basement membrane of capillary. These endothelium cells are not arranged in continuous manner, but they retain a microscopic gap in between the cells. This microscopic gap is called as a capillary pore, which is about 0.1 micron. यहाँ पे एंडोथीलियम नामक जो कोशिकाएं बैठी है, ये कोशिकाएं यहाँ पे कंटिन्यूअसली अरेंज नहीं है। यहाँ पे एक कोशिकाएं हैं और ये जो 2 कोशिकाएं इनके बीच में है एम्प्टी स्पेस। दिस एम्प्टी स्पेस इज कॉल्ड एज ए कैपिलरी पोर। और इस कैपिलरी पोर का जो डायमीटर रहता है वो है 0.1 माइक्रोन। इसका जो डायमीटर है वो है 0.1 micron. You know that when the blood is brought in glomerular capillaries, at that time the plasma present in this blood is get filtered out across the endothelial cells. खून के अंदर जो प्लाज्मा रहता है वो चला जाता है एंडोथीलियम नामक कोशिकाओं को क्रॉस करके। इसलिए एंडोथीलियम नामक जो कोशिकाएं हैं ये है पहला फिल्ट्रेटिंग यूनिट और पहला फिल्ट्रेटिंग मेम्ब्रेन। सो एंडोथीलियम इज अ फर्स्ट फिल्ट्रेटिंग यूनिट। सेकंड जो फिल्ट्रेटिंग यूनिट है वो कैसे डेवलप होता है? यू नो दैट द बाउमन्स कैप्सूल has a 2 layers. One layer is an internal layer, another layer is a external or outer layer. The outer layer is called as a parietal layer. जो बाउमन्स कैप्सूल रहता है वहाँ पे 2 लेयर है, एक लेयर बाहर का है, उस लेयर का नाम है parietal layer. Parietal layer का ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है और उसके ऊपर बैठा है स्क्वैमस एपिथेलियल नामक टिश्यू। स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू का यहाँ पे यूज होता है टू प्रिवेंट द लीकेज। जब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगा तो ये जो फिल्ट्रेट है ये फिल्ट्रेट सीधा चला जाना चाहिए इस रीनल ट्यूब्यूल के अंदर। जब ये फिल्ट्रेट बाहर निकलता है तब
इसका लीकेज नहीं होना चाहिए। टू प्रिवेंट द लीक फ्रॉम द parietal layer, here is the presence of a squamous epithelial tissue on the basement membrane of parietal layer। यहाँ पे जो फिल्ट्रेट निकल रहा है खून से, उसे उसका जो लीकेज है उस लीकेज को स्टॉप करना है। इसी वास्ते पैराइटल लेयर का जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसके ऊपर एक टिश्यू बैठा है, उस टिश्यू का नाम है स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, जिसका ड्यूटी है कि यहाँ पे लीकेज को प्रिवेंट करना। अंदर वाला जो लेयर है उसका नाम है विसरल लेयर। द इंटरनल लेयर इज कॉल्ड एज ए विसरल लेयर। एंड द विसरल लेयर, how it is made up? You know that this is the basement membrane of visceral layer, and on this basement membrane of the visceral layer presence of a specialized cells. These cells are called as a podocytes। ये जो कोशिकाएं इन्हें कहा जाता है पोडोसाइट नामक कोशिकाएं। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्लड कैपिलरी का जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है और बाउमन्स कैप्सूल का अंदर का लेयर जिसका नाम है विसरल लेयर, उसका ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है विसरल लेयर का, ये फ्यूज हो रहा है कैपिलरी के बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ, है ना। यहाँ पे ब्लू कलर की कैपिलरी है और यहाँ पे ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है विसरल लेयर का, जो फ्यूज हो रहा है कैपिलरी के बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ। ओके, सो दिस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ द visceral layer of Bowman's capsule, and this is the basement membrane of glomerular capillary। both are get fused here। ये दोनों के दोनों यहाँ पे फ्यूज हो जाते हैं और वो एक्ट करते हैं एज अ सेकंड फिल्ट्रेटिंग यूनिट, एज अ सेकंड फिल्ट्रेटिंग मेम्ब्रेन, सो दैट बेसमेंट मेम्ब्रेन of capillary and basement membrane of visceral layer of Bowman's capsule, or Bowman's capsule act as a second filtrating unit। ये काम कर रहा है यहाँ पे सेकंड फिल्टरिंग यूनिट बोल के। सो दिस इज द सेकंड फिल्टरिंग यूनिट। सो दिस इज द सेकंड फिल्टरिंग यूनिट। ओके, उसके बाद थर्ड फिल्टरिंग यूनिट कौन है? यहाँ पे जो थर्ड फिल्टरिंग यूनिट है वो है पोडोसाइट नामक कोशिकाएं। You know that the podocyte cells, these are the specialized cells. These are the cells which are located on the visceral layer। visceral layer का जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर यहाँ पे कोशिकाएं बैठी हैं। ये जो कोशिकाएं हैं इन्हें कहा जाता है, इन कोशिकाओं को कहा जाता है पोडोसाइट नामक कोशिकाएं। तो ये कोशिकाएं जो रहती है वो क्या करती है? दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ द सेल, वाइल दिस इज द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल अप्लाई अनइक्वल प्रेशर ऑन इट्स सेल मेम्ब्रेन। तो पोडोसाइट नामक जो कोशिका है, उस कोशिका का जो साइटोप्लाज्म है ये अनइक्वल प्रेशर अप्लाई कर रहा है उसी कोशिका के सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, जिसका नतीजा ये होता है कि इस कोशिका को यहाँ पे पैर जैसे स्ट्रक्चर डेवलप होने लगते हैं। और ये जो पैर जैसे स्ट्रक्चर डेवलप हुए हैं, इसी कारण इस कोशिकाओं को कहा जाता है पोडोसाइट। एंड दिस पोडोसाइट सेल्स आर लोकेटेड ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ विसरल लेयर, एंड दिस पोडोसाइट सेल्स कैन एक्ट एज ए थर्ड फिल्ट्रेटिंग यूनिट। तो पहला फिल्ट्रेटिंग यूनिट हो गया एंडोथीलियम, दूसरा जो फिल्ट्रेटिंग यूनिट है वो है बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ कैपिलरी एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ विसरल लेयर ऑफ बाउमन्स कैप्सूल
और जो तीसरा यहाँ पे मैंने बताया वो है पोडोसाइट नामक कोशिकाएं। तो पोडोसाइट नामक कोशिकाएं ये काम करता है थर्ड फिल्ट्रेटिंग यूनिट, यानी जब भी खून में से प्लाज्मा अलग होने लगता है तो उस प्लाज्मा को यहाँ पे इन 3 मेम्ब्रेन को, इन 3 यूनिट्स को क्रॉस करके जाना पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ पे 3 यूनिट या 3 मेम्ब्रेन इन्वॉल्व होते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के दौरान। अब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन नामक घटना जब घटती है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, खून के अंदर का जो प्लाज्मा है वो चला आ जाता है। कहाँ से आ जाता है? You know that in between that of the 2 podocyte cells there is a presence of a empty space। यहाँ पे जो 2 पोडोसाइट नामक कोशिकाएं हैं, इन 2 कोशिकाओं के बीच में empty space है। This empty space is called as a filtration slit। इसे कहा जाता है filtration slit। There is also presence of a empty space between the visceral layer and parietal layer। बाउमन्स कैप्सूल के हमने जो 2 लेयर बताए, बाहर वाला और एक दूसरा अंदर वाला। बाहर वाला जो लेयर है जिसका नाम है पैराइटल लेयर और अंदर वाला जो लेयर है उसका नाम है विसरल लेयर। इन 2 लेयर के बीच में भी वहां पे रहता है एम्प्टी स्पेस। दिस एम्प्टी स्पेस इज कॉल्ड एज ए यूरिनरी स्पेस। इसे कहा जाता है यूरिनरी स्पेस। सो दिस इज द यूरिनरी स्पेस। इसे यूरिनरी स्पेस इसलिए कहा जाता है क्योंकि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के दौरान ब्लड का प्लाज्मा जब अलग होता है तो ये अलग हुए वाला प्लाज्मा ये 2 लेयर के बीच में जमा होने लगता है, अकुमुलेट होने लगता है। यानी विसरल लेयर और पैराइटल लेयर इन दोनों के बीच में जो एम्प्टी स्पेस है वहाँ पे ये प्राइमरी यूरिन यानी प्लाज्मा जमा हो रहा है, इसलिए उस स्पेस का नाम है urinary space। You know that the filtrate which came into the renal tubule, it is called as a deproteinizer plasma। तो ये जो फिल्ट्रेट आ रहा है इसे कहा जाता है डीप्रोटीनाइजर प्लाज्मा, क्योंकि ब्लड का ही प्लाज्मा है जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के दौरान यहाँ पे सेपरेट हुआ है और वो आ रहा है रिनल ट्यूबुल के अंदर। उसके अंदर वहाँ पे प्रोटीन मौजूद नहीं रहता। हमें मालूम है कि जो ब्लड प्लाज्मा है उस ब्लड प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन भी रहता है, लेकिन जब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है तो ब्लड के अंदर का प्लाज्मा सेपरेट हो रहा है, लेकिन ब्लड में जब प्लाज्मा था उसके अंदर प्रोटीन भी था, लेकिन वो प्रोटीन ब्लड से अलग नहीं होता। उसका प्लाज्मा फिल्ट्रेट हो रहा है लेकिन उसी प्लाज्मा का प्रोटीन खून में मौजूद रहता है। इसीलिए इस फिल्ट्रेट को कहा जाता है डीप्रोटीनाइज्ड प्लाज्मा। डीप्रोटीनाइज्ड प्लाज्मा। दिस फिल्ट्रेट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए रीनल फिल्ट्रेट, क्योंकि ये फिल्ट्रेट जाता है आगे चल के रीनल ट्यूब्यूल के अंदर, इसीलिए उसका नाम है रीनल फिल्ट्रेट। वी कॉल्ड इट एज ए नेफ्रिक फिल्ट्रेट, we called it as a tubular filtrate, we called it as a primary urine, क्योंकि इस यूरिन के अंदर, इस फिल्ट्रेट के अंदर अभी बहुत सारे चेंजेस यहाँ पे ऑपरेट होने वाले हैं। ये जो फिल्ट्रेट है वो एक्चुअली प्लाज्मा है ब्लड का, लेकिन उसके अंदर प्रोटीन मौजूद नहीं है, इसी कारण उसे कहा जाता है डीप्रोटीनाइज्ड प्लाज्मा। This filtrate enter into renal tubule, so we call it as a renal filtrate. Renal tubule is a part of nephron, so we call it as a nephric filtrate. We call it as a tubular filtrate. We call it as a primary urine. Okay. So you know that when this filtrate start to came into the renal tubule, at that time this filtrate has a specific pressure. The pressure is due to the presence of a water. In the beginning I have mentioned that in this blood presence of a plasma, and plasma has a much more amount of water, and this water create a pressure, we call it as a hydrostatic pressure। तो जो वाटर है उसका जो प्रेशर है जिसका नाम है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्रिएट हो रहा है ग्लोमेरुलर
कैपिलरीज के अंदर जो खून मौजूद है उस खून के अंदर एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है। इस प्रेशर का नाम है, यहां पे जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है उस प्रेशर का नाम है ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ग्लोमेरुलर hydrostatic pressure. You know that this glomerular hydrostatic pressure, in short we call it as a GHP. It is about 60 to 65 millimeter height. जो ग्लोमेरुलर है उसके अंदर जब खून आ जाता है और उस खून के अंदर का प्लाज्मा का फिल्ट्रेशन होता है तो वहाँ पे जो डेवलप होता है प्रेशर, उस प्रेशर का नाम है ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जो अक्सर रहता है 60 to 60 मिलीमीटर हाइट। यू नो दैट दिस प्रेशर इज अपोज्ड बाय द टू प्रेशर्स। ये जो प्रेशर है ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, इसको अपोज करने वाले दो प्रेशर रहते हैं जिन्हें हम कहेंगे अपोजेबल प्रेशर। तो ये अपोजेबल प्रेशर कौन कौन है ये भी हम यहाँ पे देखेंगे। अपोजेबल प्रेशर्स, तो अपोजेबल प्रेशर यहाँ पे मैंने बताया दो है। पहला जो अपोजेबल प्रेशर है वो है कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। पहला जो प्रेशर है उसका नाम है कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर दैट इज अ COP। ये कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे डेवलप होने लगता है? You know that the plasma is get filtered out, but its protein remain inside the blood, especially albumin protein। तो यहाँ पे मैंने ये दिखाया अल्बुमिन नामक प्रोटीन है और ये अल्बुमिन नामक प्रोटीन ब्लड के प्लाज्मा में मौजूद रहता है। प्लाज्मा तो चला गया फिल्ट्रेशन के दौरान, लेकिन उसका अल्बुमिन नामक प्रोटीन ये खून के अंदर अभी भी मौजूद है, वो फिल्टर नहीं होता। और यही अल्बुमिन नामक प्रोटीन है जो यहाँ पे कोलाइड की भूमिका अदा करने लगता है। व्हाट इज द कोलाइड? कोलाइड्स आर नथिंग बट दीज आर द ड्राई पार्टिकल्स व्हेन केम इन द कांटेक्ट ऑफ वाटर दे कैन होल्ड, दे कैन एब्जॉर्ब द वाटर। ऐसे छोटे छोटे कण जो ड्राई रहते हैं और पानी के संपर्क में जब आने लगते हैं तो पानी को अपनी तरफ खींचने का काम करते हैं, उन्हें कहा जाता है कोलाइड्स। तो कोलाइड की भूमिका अदा करने का काम यहाँ पे करता है ये अल्बुमिन नामक प्रोटीन, और अल्बुमिन नामक प्रोटीन यहाँ पे काम करेगा एज अ कोलाइड बोल के। तो अल्बुमिन प्रोटीन क्या कर रहा है? पानी को अपनी तरफ अंदर की तरफ खींच रहा है, जबकि ब्लड का जो प्लाज्मा है वो प्लाज्मा खून से अलग होने लगता है, लेकिन प्लाज्मा का जो वाटर है उसको अंदर की तरफ खींचने का काम कर रहा है ये अल्बुमिन नामक प्रोटीन। इसीलिए प्लाज्मा जो ब्लड कैपिलरी के होल से नीचे जा रहा है उसको ऊपर की तरफ खींचने का काम यहाँ पे अल्बुमिन नामक कोलाइड प्रोटीन कर रहा है, और उससे डेवलप हो जाता है कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। ये जो कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर रहता है, दिस कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर इज 30 to 32 मिलीमीटर हाइट। यह रहता है 30 to 32 मिलीमीटर हाइट। You know that the second opposable pressure is the capsular hydrostatic pressure. Capsular hydrostatic pressure। अभी मैंने आप लोगों को बताए थे यहाँ पे कि जो पैराइटल लेयर है बाउमन्स कैप्सूल का, उसका बेसमेंट मेम्ब्रेन और कैपिलरी का जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है ये आपस में फ्यूज हो जाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं। जब यहाँ पे अल्ट्राफिल्ट्रेशन नामक घटना घटती है और ये प्लाज्मा अलग होने लगता है खून से, तो वो जमा होने लगता है ये रीनल कैप्सूल के अंदर। बाउमन्स कैप्सूल का जो अंदर वाला लेयर है जिसका नाम है विसरल लेयर, इस विसरल लेयर के ऊपर बाहर की तरफ से बैठी है कोशिकाएं। इन कोशिकाओं का नाम है पोडोसाइट,
और पोडोसाइट नामक कोशिकाएं बैठी है, इसलिए ये फिल्ट्रेट के लिए जाने के लिए जो मार्ग होना चाहिए यानी सरफेस एरिया जो ज़्यादा होना चाहिए वो कम होने लगता है, और इसी कारण ये फिल्ट्रेट जमा होने लगता है बाउमन्स कैप्सूल के अंदर, जिसकी वजह से तैयार होता है प्रेशर, और इस प्रेशर को कहा जाता है कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। द कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इट इज अबाउट 18 मिलीमीटर हाइट, ये रहता है 18 मिलीमीटर हाइट। तो ये जो दो प्रेशर है, कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर और दूसरा कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ये दो प्रेशर अपोज करते हैं किसे? ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को अपोज करने का ये काम करते हैं। तो कितना सही प्रेशर रहेगा? क्योंकि शुरुआती में हमने बताया थे ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर तो रहता है 60 to 65 मिलीमीटर हाइट, लेकिन इसको अभी विरोध हो रहा है दो प्रेशर से। एक प्रेशर है कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर और दूसरा प्रेशर है कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। इन दोनों ने अपोज करने के बाद जो भी प्रेशर बचेगा उसे हम कहेंगे नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर means net filtration pressure is equal to glomerular hydrostatic pressure minus these two opposable pressure. The first one is called as a colloidal osmotic pressure and the second one is called as a capsular hydrostatic pressure. So net filtration pressure is equal to 60 millimeter height, this is the glomerular hydrostatic pressure, minus in bracket colloidal osmotic pressure हमने यहाँ पे लिया 32 millimeter height and capsular pressure यहाँ पर मैंने लिया है 18 millimeter height। ओके, इस हिसाब से अगर हमने देखा तो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर यहाँ पे आ जाता है 60 माइनस 50 मिलीमीटर हाइट। तो जो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर रहता है वो रहता है 10 to 15 मिलीमीटर हाइट। अगर यहाँ पे हमने क्वांटिटी ली होती 65 इन स्टेट ऑफ द 60, तब हमारा आंसर आ जाता यहाँ पे 65 लेने के बाद आंसर आ जाता 15 मिलीमीटर हाइट। ओके, उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे हमारा जो किडनी है उसे कितना खून का सप्लाई होने लगता है। यू नो दैट आवर हार्ट रिसीव 5 to 6 लीटर ब्लड पर मिनट। हमारा जो दिल है जिसे हम हार्ट कहते हैं वो हर एक मिनट में रिसीव करने लगता है 5 से 6 लीटर खून। आउट ऑफ दैट 1/5 क्वांटिटी ऑफ द ब्लड इज सप्लाइड टू द किडनी। जितना भी खून हमारे दिल को सप्लाई होने लगता है 1 मिनट के अंदर, उसका 1/5 क्वांटिटी खून का सप्लाई होने लगता है किडनी को। तो यहाँ पे हमने कंसीडर करें 6 लीटर खून, तो 6 लीटर का मतलब होगा 6000 ml। अगर हमने लीटर को कन्वर्ट किया मिलीलीटर के अंदर तो 6 लीटर का मतलब हो जाता है यहाँ पे 6000 ml, और इसकी हमें निकालना है 1/5 क्वांटिटी, इसलिए इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/5 से। सो 1/5, तो इसको अगर हमने डिवाइड करें तो इसका आंसर आ जाता है 1200 ml। ओके, अगर यहाँ पे हमने क्वांटिटी ली होती 5 लीटर यानी 5000 ml, तो हमारा आंसर आ जाता यहाँ पे अलग सा। सो वी से दैट अप्रॉक्सीमेटली द ह्यूमन किडनी रिसीव नियर अबाउट 1100 ml blood to 1200 ml of blood. Approximately human kidney receive
1100 ml to 1200 ml blood per minute. Human kidney receive 1100 to 1200 ml blood per minute. Okay, you know that the blood has a 55% volume of the plasma and blood cell percentage in blood is a 45%. उसी हिसाब से अगर हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया तो ब्लड प्लाज्मा का परसेंटेज खून के अंदर कितना रहता है? ब्लड प्लाज्मा परसेंटेज इन ब्लड is 650 ml and blood cells percentage in blood 550 ml. हमारा किडनी हर एक मिनट में 1100 ml to 1200 ml खून रिसीव कर रहा है. उस खून के अंदर ब्लड प्लाज्मा का परसेंटेज रहता है 650 ml और ब्लड सेल का परसेंटेज रहता है 550 ml. You know that out of the total blood plasma received in kidney per minute, 20% plasma is get filtered out during the process of ultrafiltration. हर एक मिनट में हमारे किडनी के अंदर जितना भी ब्लड प्लाज्मा आता है उसका 20% पार्ट वो अल्ट्राफिल्ट्रेशन के दौरान फिल्टर्ड होता है. तो इसका 20% अगर हमने निकाले तो आ जाता है 130 ml. सो approximately glomerular filtrate rate per minute is 125 ml per minute, है ना. तो कितना है आंसर? यहाँ पे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट है 125 ml पर मिनट, यानी हर एक मिनट के अंदर खून में से प्लाज्मा से 125 ml प्लाज्मा अलग होने लगता है और वो रीनल ट्यूबल के अंदर आने लगता है. एक मिनट में अगर 125 ml ये प्लाज्मा अलग होने लगता है खून से और वो ग्लोमेरुलर से अलग होने के बाद वो रीनल ट्यूबल में आने लगता है, तो 1 आवर में वो कितना तैयार हो जाएगा? एक मिनट में 125 ml अलग हो रहा है तो 1 घंटे में वो कितना तैयार हो जाएगा? इसलिए इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 125 ml मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट. 60 मिनट यानी 1 आवर. इसका अगर हमने कैलकुलेशन किया फिर उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 24 आवर, तो हमें यहाँ पे क्वांटिटी मिलेगी द टोटल फिल्ट्रेट प्रोड्यूस्ड पर डे. तो एक दिन में कितना फिल्ट्रेट तैयार होता है इसका आंसर हमें यहाँ पे मिलेगा. इसको अगर हमने मल्टीप्लाई किया, इसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारा आंसर आ जाता है द फिल्ट्रेट प्रोड्यूस्ड इन 1 डे इज 1,80,000 ml. एक दिन में कितना फिल्ट्रेट तैयार हो रहा है? 1,80,000 ml इतना फिल्ट्रेट तैयार हो रहा है. लेकिन हमें यह भी मालूम है कि जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो फर्स्ट स्टेप है मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन का, उसके बाद सेकंड स्टेप आ जाता है दैट इज द सेलेक्टिव रिएब्सॉर्प्शन. एंड ड्यूरिंग दिस सेलेक्टिव रिएब्सॉर्प्शन 99% क्वांटिटी ऑफ द फिल्ट्रेट इज रीएब्सॉर्ब्ड इनटू द ब्लड. तो जितना हिस्सा फिल्ट्रेट का तैयार हो रहा है एक दिन के अंदर, उसमें का 99% फिल्ट्रेट ये रीनल ट्यूबल से रीअब्जॉर्ब हो जाता है खून के अंदर. तो फिर बचता है कितना? 1 to 1.5 लीटर ये फिल्ट्रेट बचता है
जिसे हम कहते हैं यूरिन, जिसे हम कहते हैं यूरिन। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप of the mechanism of urine formation. We call it as a ultrafiltration. We will discuss to the second step, and the second step is called as a selective reabsorption. Selective reabsorption में क्या हो जाता है? During the ultrafiltration, when blood plasma is get filtered out, at that time its protein only remains inside the blood and all the contents of the plasma is get filtered out. अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के दौरान खून के अंदर जो प्लाज्मा था उसके सभी कंटेंट उस प्लाज्मा के साथ चले जाते हैं, लेकिन एक ही कंटेंट है जो खून के अंदर मौजूद रहता है प्लाज्मा का, उसका नाम है प्रोटीन। इसीलिए इस फिल्ट्रेट को नाम दिया जाता है डीप्रोटीनाइज्ड प्लाज्मा। वी कॉल इट एज ए ट्यूबुलर फिल्ट्रेट, रीनल फिल्ट्रेट। ये जो रीनल फिल्ट्रेट है इसके अंदर आ जाता है यहाँ पे ग्लूकोज, अमीनो एसिड। इस फिल्ट्रेट के अंदर मौजूद रहता है सोडियम आयन, क्लोराइड आयंस, उसके बाद बाइकार्बोनेट्स, यहाँ पे मौजूद रहता है यूरिया, वाटर। तो ये सब चीजें इसके अंदर मौजूद रहते हैं, इस फिल्ट्रेट के अंदर मौजूद रहते हैं। यू नो दैट सेलेक्टिव रिअब्सॉर्प्शन मीन्स व्हाट? दोज सब्सटेंसेस which are get filtered during the ultrafiltration process, they are required for the normal functioning of our body. Such substances should be reabsorbed from filtrate into the blood. तो ये जो फिल्ट्रेट है, इस फिल्ट्रेट के अंदर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के दौरान कुछ पदार्थ है जो अलग होके फिल्ट्रेशन में आए हैं या फिल्ट्रेट में आए हैं। फिल्ट्रेट में से जो चीजें हमारे बॉडी को आवश्यक है उनको हमें दोबारा खून में ले जाना है। इसीलिए यहाँ पे जो इफरंट आर्टरियोल रहता है उस इफरंट आर्टरियोल से डेवलप होने लगता है कैपिलरी का नेटवर्क। एंड यू नो दैट दिस कैपिलरी नेटवर्क कैन स्टार्ट टू स्प्रेड सराउंडिंग टू दैट ऑफ द रीनल ट्यूब्यूल, सो द नेम इज गिवन इट एज ए पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क। यहाँ पे जो इफरंट आर्टरियोल रहता है उससे डेवलप होता है कैपिलरी का नेटवर्क, और एक कैपिलरी का नेटवर्क फैलने लगता है रीनल ट्यूब्यूल के बगल में, इसलिए उसे कहा जाता है पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क। और इस पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क के अंदर मौजूद रहता है खून। सो these are the capillaries developed from afferent arteriole, and this is the efferent arteriole. From this efferent arteriole again capillaries are developed. These capillaries are called as a peritubular capillary network. You know that in those animals where glomerulus is absent, in such animals filtration is done with the help of this peritubular capillary network that arises from the efferent arteriole. इस संसार के अंदर कुछ ऐसे भी प्राणी मौजूद है जिनके अंदर यहाँ पे ग्लोमेरुलस नहीं रहता, इसलिए उस किडनी को कहा जाता है एग्लोमेरुलर किडनी। फिर ऐसे एनिमल के अंदर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कैसे होगा? तो उसके वास्ते यहाँ पे इफरंट आर्टरियोल से डेवलप होने लगता है कैपिलरी का नेटवर्क, और इस इफरंट आर्टरियोल से तैयार होने वाला ये जो कैपिलरी का नेटवर्क है जिसका नाम है पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क, यही एक जरिया रहता है जिसके माध्यम से यहाँ पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन नामक घटना ऑपरेट होने लगती है। तो ये जो फिल्ट्रेट है, इस फिल्ट्रेट में से कुछ पदार्थ है जिन्हें रीअब्जॉर्ब किया जाता है हमारे खून के अंदर। यू नो दैट ग्लूकोज इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि ग्लूकोज जो रहता है उसका जब सेल के अंदर ऑक्सीडेशन होने लगता है तो फिर उससे हमारे बॉडी को एनर्जी मिलती है। तो ये ग्लूकोज हमारे लिए आवश्यक पदार्थ है। सो ग्लूकोज इज 100% रीअब्सॉर्ब्ड फ्रॉम दिस रीनल फिल्ट्रेट, ट्यूबुलर फिल्ट्रेट। ग्लूकोज जो मौजूद है इस रीनल फिल्ट्रेट के अंदर, उस ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल्स हैं उन्हें 100% फिल्ट्रेट में से ले जाया जाता है
खून के अंदर, क्योंकि वह हमारे बॉडी के लिए आवश्यक चीज है। सेकंड है अमीनो एसिड। यू नो दैट अमीनो एसिड्स आर यूज्ड फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। अमीनो एसिड की आवश्यकता रहती है प्रोटीन निर्माण के वास्ते। प्रोटीन की बहुत सारी जरूरत हमारे बॉडी को रहती है, जैसे डिफेंस होगा, यानी एंटीबॉडी तैयार करना है तो प्रोटीन की आवश्यकता रहती है। खून को अगर हमें जमाना है तो उसके लिए भी वहाँ पे प्रोटीन की आवश्यकता रहती है। हमारा जो बॉडी सेल्स है उसको रिपेयर करने का है, नई कोशिकाएं तैयार करनी है, वहाँ पे डीएनए का पैकेजिंग अगर करना है, तो ये सब चीज़ों के अंदर हमें प्रोटीन की आवश्यकता रहती है। हार्मोन्स तैयार करने के लिए भी प्रोटीन की आवश्यकता रहती है। इसीलिए ये प्रोटीन तैयार करने के लिए जो चीज़ आवश्यक है वो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के दौरान खून में से अलग होके फिल्ट्रेट में चली गई और उसका नाम है अमीनो एसिड। इसलिए अमीनो एसिड भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक पदार्थ है। 100% दिस अमीनो एसिड इज रीअब्सॉर्ब्ड फ्रॉम दिस फिल्ट्रेट इनटू द ब्लड। जितना भी अमीनो एसिड इस रीनल फिल्ट्रेट के अंदर आया था सब का सब उसको खींचा जाता है खून के अंदर, और खून अभी मौजूद है पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क के अंदर। यू नो दैट सोडियम आयन दे आर रीअब्सॉर्ब्ड नियर अबाउट 70 to 80%। यहाँ पे जो सोडियम आयन रहते हैं इस फिल्ट्रेट के अंदर, उसमें का जितना भी सोडियम आयन होगा उसमें का 70 to 80% सोडियम आयन खींचा जाता है खून के अंदर। You know that the absorption of this glucose, amino acid and sodium ion is done by using the energy। ग्लूकोज, अमीनो एसिड और सोडियम आयन जो इस फिल्ट्रेट के अंदर मौजूद थे, इनको खींचा जाता है खून के अंदर एनर्जी का इस्तेमाल करके, इसीलिए इसे कहा जाता है एक्टिव रीअब्सॉर्प्शन। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ए एक्टिव रीअब्सॉर्प्शन। फिर हमने इसे सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन का नाम क्यों दिया? सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन नाम हमने इसे इसलिए दिया क्योंकि इस फिल्ट्रेट के अंदर तो बहुत सारी चीजें मौजूद रहती हैं, लेकिन सभी चीजों को हम खून के अंदर खींचने का काम नहीं कर रहे। जो चीज हमारे शरीर के लिए आवश्यक है उसको हम खींचने का काम करते हैं। यानी फिल्ट्रेट में से हमें कुछ पदार्थ है, कुछ मॉलिक्यूल है जिनका हमें चयन करना है, सिलेक्शन करना है, और सेलेक्ट करके ही इन पदार्थ को हमें खून के अंदर खींचना है। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ए सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन। तो यहाँ पे जो रीनल ट्यूब्यूल का पहला हिस्सा है जिसका नाम है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल, इस प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल के अंदर ये फिल्ट्रेट है, और इस फिल्ट्रेट में से यहाँ पे हमने ग्लूकोज, अमीनो एसिड 100% रीअब्सॉर्ब किया है खून के अंदर, सोडियम आयन रीअब्सॉर्ब किए हैं 70 to 80%, और इन तीनों चीज़ों को रीअब्सॉर्ब करते समय वहाँ पे एनर्जी का इस्तेमाल किया है, और एनर्जी देने का काम करता है एटीपी। इसीलिए इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है एक्टिव रीअब्सॉर्प्शन या एक्टिव एब्सॉर्प्शन। ओके, इसीलिए इस प्रोसेस को हमने नाम दिया एक्टिव रीअब्सॉर्प्शन। You know that sodium ion is a positive charged ion, while that the chloride ions, they are negatively charged ions. So that when the sodium ions are reabsorbed by using the energy into the blood at that time, here there is a much more positively charged ions within the blood, and negatively charged chloride ion is present within the filtrate of PCT। ये जो पीसीटी का फिल्ट्रेट है इसके अंदर क्लोराइड आयन मौजूद है जिनके ऊपर माइनस निगेटिव चार्ज है। सोडियम आयन ये तो खून के अंदर चले गए, और इस सोडियम आयन के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिवली चार्ज सोडियम आयन क्लोराइड को अपनी तरफ खींचने का काम करता है। सो क्लोराइड आयंस आर रीअब्सॉर्ब्ड फ्रॉम पीसीटी फिल्ट्रेट इनटू द ब्लड विदाउट यूज ऑफ एनर्जी, और इसका भी रीअब्सॉर्प्शन होगा 70 to 80%। लेकिन क्लोराइड आयन का रीअब्सॉर्प्शन जब खून के अंदर हो जाता है पीसीटी के फिल्ट्रेट से, तब पीसीटी के फिल्ट्रेट से
क्लोराइड आयन का खून में जब रीएब्सॉर्प्शन होता है तो वहाँ पे एनर्जी का इस्तेमाल नहीं किया जाता, इसीलिए इस क्लोराइड आयन का रीएब्सॉर्प्शन होता है विदाउट यूज ऑफ एनर्जी, वी कॉल इट एज ए पैसिव रीएब्सॉर्प्शन. You know that 70 to 80% water is also reabsorbed from this filtrate into the blood. ये जो फिल्ट्रेट है पीसीटी के अंदर, उस फिल्ट्रेट के अंदर जितना भी पानी मौजूद होगा उसमें से 70 to 80% वाटर यहाँ पे रीअब्जॉर्ब किया जाता है, और उसके लिए यहाँ पे प्रोसेस इस्तेमाल किया जाती है ऑस्मोसिस. अब ये ऑस्मोसिस क्या है? यू नो दैट द मूवमेंट ऑफ ए वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर water potential toward the lower water potential across a selectively permeable membrane, it's called as a osmosis. जहाँ पे वाटर का पोटेंशियल ज़्यादा रहता है वहाँ से वाटर के मॉलिक्यूल मूवमेंट करते हैं उस दिशा में जहाँ पे वाटर का पोटेंशियल कम होने लगता है, और ये घटना जो घटती है ये सेलेक्टिव मेम्ब्रेन को क्रॉस करके ये घटना घटती है. इस घटना को कहा जाता है ऑस्मोसिस. सो वाटर इज आल्सो रीअब्सॉर्ब्ड फ्रॉम दिस फिल्ट्रेट इनटू द ब्लड विदाउट यूज ऑफ एनर्जी, वी कॉल इट एज ए पैसिव रीअब्सॉर्प्शन. यानी वाटर का भी रीअब्सॉर्प्शन पैसिवली हो रहा है, क्लोराइड आयन का भी रीअब्सॉर्प्शन फिल्ट्रेट में से खून में हो रहा है विदाउट यूज ऑफ एनर्जी, वी कॉल इट एज ए पैसिव रीअब्सॉर्प्शन. सोडियम आयन, ग्लूकोज और अमीनो एसिड, इनका जो एब्सॉर्प्शन होता है उस टाइम में एनर्जी का इस्तेमाल होता है, इसलिए हम इसे कहेंगे एक्टिव रीअब्सॉर्प्शन. अब ये एनर्जी का इस्तेमाल कैसे करेंगे? यू नो दैट पीसीटी, दिस इज अ प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द रीनल ट्यूब्यूल. ये जो रीनल ट्यूब्यूल है उसका जो शुरुआती भाग है उसका नाम है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल, और उसके अंदर है ये फिल्ट्रेट. इंटरनली द पीसीटी इज लाइन्ड विद द हेल्प ऑफ ए क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू. ये जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल है इसके अंदर एक टिश्यू रहता है, इस टिश्यू का जो नाम है उस टिश्यू का नाम है क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू. सो दिस इज द क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू. और ये जो क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू है इस टिश्यू की जो कोशिकाएं हैं, एक कोशिकाएं यहाँ पे डेवलप करती है ब्रश बॉर्डर. इस ब्रश बॉर्डर को कहा जाता है माइक्रोविलाई. तो यहाँ पे ये है क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल, और क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल ने यहाँ पे तैयार किया है स्मॉल प्रोजेक्शंस, स्मॉल आउटग्रोथ. दिस आउटग्रोथ्स आर कॉल्ड एज ए ब्रश बॉर्डर, या इन्हें कहा जाता है माइक्रोविलाई. यू नो दैट दिस माइक्रोविलाई पार्टिसिपेट इन द रीअब्सॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, अमीनो एसिड from this PCT filtrate into the blood. How? You know that here cuboidal epithelial cells, they have the mitochondria. The number of mitochondria in a cell depend on the structure and its function of the cell. यहाँ पे कोशिकाएं जो रहती हैं उन कोशिकाओं का फंक्शन क्या रहता है इसके ऊपर डिपेंड रहता है किस कोशिका के अंदर कितने माइटोकॉन्ड्रिया होंगे. यहाँ पे क्यूबॉइडल एपिथेलियल जो टिश्यू की कोशिकाएं हैं इनका काम है ग्लूकोज, अमीनो एसिड और सोडियम आयन, इनको एनर्जी का इस्तेमाल करके खून के अंदर खींचने का. इसीलिए इस सेल के अंदर सबसे ज्यादा रहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी देता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, और जब माइटोकॉन्ड्रिया ने एनर्जी दी एटीपी के फॉर्म में तो एटीपी का होता है हाइड्रोलिसिस, और उससे निकलती एनर्जी, उसी एनर्जी का इस्तेमाल करके ये जो माइक्रोविला है यानी ब्रश बॉर्डर है इनका हो जाता है मूवमेंट, और इस मूवमेंट से खींचा जाता है ग्लूकोज, अमीनो एसिड और सोडियम फ्रॉम दिस रीनल फिल्ट्रेट इनटू द ब्लड. उसके बाद ये जो रीनल फिल्ट्रेट है ये रीनल फिल्ट्रेट आने लगता है हेनरीज लूप का जो पार्ट है जिसका नाम है डिसेंडिंग लिम्ब. तो ये हेनरीज लूप का पार्ट है जिसका नाम है डिसेंडिंग लिम्ब.
इसमें जब ये फिल्ट्रेट आने लगता है तो यहाँ से 5% क्वांटिटी ऑफ वाटर is reabsorbed into the blood. So this is a filtrate located in the descending limb, and descending limb is a part of Henle's loop. Henle's loop का एक पार्ट है जिसका नाम है descending limb. ये descending limb किडनी के मेडुलरी रीजन में रहता है, यानी मेडुला रीजन में रहता है, और उसके बगल में यहाँ पे है कैपिलरी. You know that this capillary is a running parallel with the Henle's loop. This capillary is called as a vasa recta. ये जो कैपिलरी है जो हेनलीज लूप के साथ पैरेलली रन होती है उसे कहा जाता है वासा रेक्टा, और इसके अंदर यहाँ पे मौजूद है एक खून, है ना. सो दिस इज द ब्लड. सो लुक हियर, द वाटर प्रेजेंट इन द फिल्ट्रेट इज रीअब्सॉर्ब्ड इनटू द ब्लड. डिसेंडिंग लिम्ब में जो फिल्ट्रेट आया है उसका जो जल है यानी वाटर है उसको खींचा जा रहा है. कहाँ पे? खून के अंदर. और खून कहाँ पे है? तो ये कैपिलरी के अंदर है, उसमें ये वाटर को खींचा जाता है. You know that the 5% quantity of the water is reabsorbed from the filtrate of DCT into the blood. 5% जल की जो मात्रा है वो खींची जाती है, यानी डिसेंडिंग लिम्ब के अंदर जो फिल्ट्रेट मौजूद है उसमें का 5% वाटर खींचा जा रहा है खून के अंदर. द रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर विदाउट यूज ऑफ एनी हार्मोन इज कॉल्ड एज ए ऑब्लिगेटरी रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर. वाटर को खींचने के लिए यहाँ पे हमने किसी भी हार्मोन का इस्तेमाल नहीं किया है, और वाटर को जब खून के अंदर खींचा जाता है लेकिन हार्मोन का इस्तेमाल नहीं किया जाता, उस प्रोसेस को कहा जाता है ऑब्लिगेटरी रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर. सो व्हाट इज द ऑब्लिगेटरी रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर? सो लुक हियर. तो ऑब्लिगेटरी रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर हम किसे कहेंगे? So what is the meaning of a obligatory reabsorption of water? You know that the reabsorption of a water without use of hormone into the blood, it's called as a obligatory reabsorption of water. Reabsorption of water from obligatory reabsorption of water means what? The reabsorption of water from the renal filtrate into the blood without use of hormone. It's called as a obligatory reabsorption of water. यानी पानी जो रहता है वो फिल्ट्रेट के अंदर मौजूद है, और इस फिल्ट्रेट के अंदर जो जल वाटर मौजूद है उसको खींचा जा रहा है खून के अंदर. लेकिन जब वाटर को फिल्ट्रेट से खींचा जा रहा है खून के अंदर, तब उस दौरान हार्मोन का इस्तेमाल नहीं किया जाता. इसीलिए इस प्रोसेस को कहा जाता है ऑब्लिगेटरी रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर. यू नो दैट द वॉल ऑफ दिस डिसेंडिंग लिम्ब इज अ थिन एंड इट इज अ परमिएबल टू द वाटर बट नॉट परमिएबल टू द सॉल्ट. ये जो डिसेंडिंग लिम्ब है इसका ये जो वॉल है ये परमिएबल है वाटर के लिए, क्योंकि डिसेंडिंग लिम्ब का जो वॉल है वो कैसा है? थिन है, और ये परमिएबल है. दिस इज परमिएबल टू वाटर बट impermeable to salt. You know that when the filtrate enter into the ascending limb, a part of Henle's loop, the wall of the ascending limb is a thick in nature and it is a impermeable to the water but permeable to the salt. ये जो ascending limb है ये पार्ट है Henle's loop का,
और इसकी ये जो वॉल है वो वॉल रहती है जाड़ी, जो परमिएबल है सॉल्ट के लिए लेकिन इम्परमिएबल है वाटर के लिए। सो ascending limb wall is a thick in nature, permeable to salt, impermeable to water। तो हमें मालूम है किडनी का क्या काम है। किडनी का काम है हमारे खून के अंदर वाटर और सॉल्ट, इन दोनों पदार्थ का रेगुलेशन करना। यानी हमारे खून के अंदर पानी जो रहता है और दूसरा नमक, ये दोनों का जो प्रमाण है उसको रेगुलेट करना, ये किडनी का फंक्शन रहता है। और किडनी ये वर्क कैसे करती है, तो ये जो फिल्ट्रेट है डिसेंडिंग लिम्ब में आए वाला, वहाँ से खून में आया है वाटर, और असेंडिंग लिम्ब में जब फिल्ट्रेट पहुँचता है तो वहाँ से लिया जाता है नमक यानी सॉल्ट। ये फिल्ट्रेट में से खून में जा रहा है सॉल्ट, ये फिल्ट्रेट में से नमक जा रहा है खून के अंदर सॉल्ट। तो इस तरह से यहाँ पे ऑस्मो रेगुलेशन किया जाता है, यानी नमक और जल, इसका रेगुलेशन इस तरह से किडनी करती है। यू नो दैट दिस फिल्ट्रेट स्टार्ट टू एंटर इनटू द DCT एंड CD। यहाँ पे जो कलेक्टिंग डक्ट रहता है, इस कलेक्टिंग डक्ट और डिस्टल कन्वेटिव ट्यूब्यूल इसके अंदर आने लगता है, वहाँ पे ये फिल्ट्रेट। जब ये फिल्ट्रेट कलेक्टिंग डक्ट और डिस्टल कन्वेटिव ट्यूब्यूल इनके अंदर आ जाता है, यू नो दैट इंटरनली द DCT इज ऑल्सो लाइन्ड अप विद द हेल्प ऑफ ए क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। DCT ये जो है उसके अंदर भी यहाँ पे बैठे वाला ये टिश्यू, इस टिश्यू का नाम है क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। So this is a cuboidal epithelial tissue which is located in the DCT. The reabsorption of water present in the filtrate of the DCT into the blood is done under the influence of hormone। DCT के अंदर जो फिल्ट्रेट आने वाला है वहाँ से पानी खींचा जाता है हमारे खून के अंदर। दिस प्रोसेस इज डन विद द हेल्प ऑफ ए हार्मोन। और यहाँ पे ये जो घटना ऑपरेट होती है, ये ऑपरेट होती है ADH नामक हार्मोन द्वारा, यानी हार्मोन का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होता है। तो यहाँ पे जो DCT है उसके अंदर जो फिल्ट्रेट है, उस फिल्ट्रेट में से वाटर खींचा जाता है खून के अंदर, और ये खींचने का काम कौन कर रहा है, तो यहाँ पे एक हार्मोन है जिसका नाम है एंटी डायरेटिक हार्मोन। You know that the reabsorption of a water from the DCT filtrate into the blood under the influence of hormone is called as a facultative reabsorption। यानी हार्मोन की वजह से DCT के अंदर जो फिल्ट्रेट है वहाँ से पानी खून के अंदर खींचा जाता है, इस घटना को कहा जाता है फैकल्टेटिव रिएब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर।